नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसी की कड़ी में एक और क्लास से मैं शिक्षा मनोविज्ञान की लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम साइकोलॉजी की हमारी 6 या 7 क्लासेज हो चुकी हैं, जो अगर आपने नहीं देखी है तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल में देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें एजुकेशन साइकोलॉजी में पहले हमने बाल विकास के बारे में कुछ बातें पढ़ी, उसके बाद हम अवस्थाओं में चले थे और अवस्थाओं में सबसे पहले हम गर्भावस्था कर चुके थे। गर्भावस्था के बाद हमने बात की थी किसकी? शेषावस्था की। शेषावस्था के बारे में एक बात अपन कल पढ़ चुके थे। आज अपन दूसरी बात आगे इसकी शेषावस्था का एक भाग अपन कल की क्लास में कर चुके थे और अब आज आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए तो शेषावस्था के बारे में डिस्कशन करता हूँ आप सभी से। हेडिंग आपने लगा रखी है पहले से और इसी शेषावस्था की आपसे बात करता हूँ। चलिए आइए अब बात करते हैं अपन शेषावस्था की। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो शेषावस्था की कुछ आपको मैं कल परिभाषाएं बता रहा था, उसे मैंने एक आपको जॉन लॉक की जो टेबुला रासा है, मैंने आपको कहा था कि अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। जॉन लॉक की जो टेबुला रासा है इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। जॉन लॉक ने एक बात कही थी कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो एक कोरे कागज के समान होता है। कैसे के समान होता है? बच्चा एक कोरे कागज के समान होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ नहीं होता, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती। अब बच्चा जब फिर बाद जन्म लेता है तो बिल्कुल उसका मस्तिष्क बिल्कुल कोरे कागज, कोरा कागज आप जानते हो, खाली स्लेट है, कोरा कागज है, मोम के समान। उस बच्चे को आप जिस तरीके से चाहो, जैसे चाहो, जो कुछ सिखा सकते हो, जो चाहो जैसे चाहो उसको ढाल सकते हो। बच्चे को आप जिस तरीके का ज्ञान दोगे ना, बच्चा उसी को ग्रहण कर लेगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ, जब उसको मतलब उसने धीरे धीरे कुछ चीज़ों को जानना शुरू किया तो उसने पहली बार सपोज करते हैं कि चिड़िया देखी। अब आपने बच्चे को बताया कि ये चिड़िया, उसको हमें पता है कि वो चिड़िया है, लेकिन आपने बच्चे को बताया कि ये बंदर है। अब बच्चे ने देखा क्या? चिड़िया को देखा, हालांकि उसे नहीं पता कि क्या है, वो तो बस ऐसी कैसी चीज़ है, उड़ती है, ऐसे कुछ करती है। लेकिन हमने क्या बताया? हमने बताया कि क्या है? एक बंदर है। अब क्या होगा? अब बच्चे के दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। खाली पन्ना है, उस खाली पन्ने पे, खाली स्लेट है, खाली पन्ना है, उस पर आपने लिख दिया कि हाँ ऐसी ऐसी उड़ने वाली चीज़ें उसको बंदर कहते हैं। हालांकि वो चिड़िया है अपनी भाषा में, लेकिन बच्चा क्या सीख गया? बच्चा उसको बंदर सीख गया। अब बच्चा जब भी दोबारा उसको देखेगा क्या बोलेगा? कि वो बंदर है। तो अगर हम गलत सिखाएंगे, सही सिखाएंगे तो बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है। मोम, जिस तरीके से मोम होता है ना, मोम को हम किसी भी आकार प्रकार रूप में ढाल सकते हैं, उसी तरीके से बच्चे को भी किसी प्रकार से भी ढाल सकते हैं। जैसे वॉटसन ने भी एक बात कही थी कि मुझे कोई भी बालक दीजिए, उसको मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ। और यही बात जॉन लॉक ने कही है टेबुला रासा के माध्यम से कि बच्चा एक कोरे कागज के समान होता है, इसको आप जैसे चाहो, जो चाहो लिख सकते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो। समझ में आया? यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो जॉन लॉक की टेबुला रासा के बारे में बातें कर चुके हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला फैक्ट आता है अपने, अब कुछ हालांकि परिभाषाएं और भी हैं, परिभाषाएं और भी हैं, लेकिन साथ साथ हम फैक्ट भी पढ़ते चलेंगे और अपन बात करेंगे। अब आता है बालक का प्रथम गुरु। जो छोटा बालक होता है उसका प्रथम गुरु कौन होता है? ये मैं 2-3 चीजें पहले आपके सामने लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि बालक इसको ही क्यों कहते हैं प्रथम गुरु। तो बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं बालक की प्रथम पाठशाला, बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ, सॉरी मैंने बालक लिख दिया गलती से, बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है और बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो उसका परिवार होता है। वो कौन होता है? उसका परिवार होता है। क्लियर? नोट कीजिए दोनों को कि बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, जबकि बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। चलिए अब इनके बारे में बताता हूँ आपको। इनके बारे में बात करूँ कि बालक जो, ये बात है ना कि बालक का जो प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, ये बात किसका समर्थन करने वाले कौन है? फ्रोबेल। कई दिन आपको नाम अटपटे लगे, नए नाम से। अब देखिए है क्या, ये आप नोट कर लिया। अब मैं सामने आ जाता हूँ। बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसका लगाव किससे होता है? माँ से होता है। अब भी आपका सबसे ज्यादा लगाव आपकी माँ से है। हो सकता है आपके पिता, दादा, भाई सबसे हो, लेकिन जो बात आप अपनी माँ से शेयर कर सकते हो ना, वो शायद ही किससे कर पाते हो। क्यों?
क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा जन्म हुआ तब से लेकर के उसके साथ है, उसे हर चीज़ की। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मतलब कहानी क्या है, कैसे मॉरल टाइप में है कि एक बार एक लड़का था, तो वो कहीं बाजार से आ रहा था, रास्ते में बारिश आ गई। रास्ते में बारिश आ गई, वो लड़का भीग गया, भीगते 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 घर आ गया। घर आया तो फिर जो सामने उसका कोई बड़ा भाई मिला, उसने कहा थोड़ी देर रुक के आ जाता, भीग गया तुम, थोड़ी देर कहीं रुक जाता। फिर दूसरे ने बाद में उसके पापा मिल गए, पापा ने बोला कि यार तुम ऐसी बारिश में आ गया, थोड़ा वेट कर लेता, या बारिश में भीग गया, कहीं कोई छाता वाता ले लेता, ऐसी कुछ बात होगी। फिर कोई और मिला, उसने भी ऐसी सी बातें कही, मतलब बारिश में उस बच्चे को कह रहे हैं कि तू ऐसा कर लेता, तू ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, कहीं पे किसी दुकान के पास रुक जाता, कोई छाता ले लेता, या मतलब कहीं किसी के साथ बैठ के जल्दी आ जाता, इस तरह काम कर लेता। फिर अंदर से एक शख्स आया बाहर निकल के, उसके हाथ में एक तौलिया था, और वो तौलिए से उस बच्चे का सिर पहुंचते हुए बोली कि क्या ये बारिश थोड़ी देर रुक के नहीं आ सकती थी? बताइए, सबने किसको कहा? बच्चे को। लेकिन माँ ने किसको कहा कि क्या ये बारिश थोड़ी देर रुक के नहीं आ सकती थी? अब सोचे, इतना लगाव किसी बच्चे से एक माँ का ही हो सकता है ना? तो वही बात कि जो बालक होता है, उस बालक की प्रथम गुरु, उसे हर एक प्रकार की शिक्षा देना। जैसे अभी फिलहाल में आप मूवीज में देखते हो, हालांकि वो रियल लाइफ है, बट फिर भी उसमें कुछ चीजें रियलिटी बेस होती है। माँ जो सिखा सकती है वो शायद ही कोई सिखा सकता है उसके जैसी, मतलब बच्चे को अपने इतने अच्छे तरीके से संस्कार देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। और प्रथम पाठशाला वो होती है जहाँ जा करके बच्चा कुछ सीखता है। जैसे स्कूल्स में जाकर आपने सीखा, वैसे तो बच्चे की प्रथम पाठशाला की पहली बार बच्चा परिवार में, समाज में, लोगों के बीच रहेगा। परिवार हो गया ना, परिवार में दादा से कुछ सीखेगा, दादी से कुछ सीखेगा, नाना से कुछ सीखेगा, नानी से कुछ सीखेगा, मम्मी पापा चाचा ताऊ भैया भाभी सबसे कुछ न कुछ ग्रहण करेगा, सबसे कुछ ना कुछ। उसको कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा, कोई बोलना सिखाएगा, कोई चलना सिखाएगा, कोई खेलना सिखाएगा, हंसना रोना गाना सब सिखाएंगे। तो ये उसकी प्रथम पाठशाला होगी। तो बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, ऐसा समर्थन कौन करते हैं? फ्रोबेल महोदय। और बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होता है? उसका परिवार होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे थम्स अप बताइए, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। और ये जो प्रथम गुरु है उसकी माँ की बात की, ये जो प्रथम परिवार है, ये बात किसने की? ये बात करने वाले पेस्टालोजी। हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन ये बात करने वाले थे पेस्टालोजी। प्रथम गुरु के बारे में बात की थी फ्रोबेल ने, और प्रथम पाठशाला के बारे में देखो, पाठशाला परिवार पेस्टालोजी पे और प्रथम गुरु माँ फ्रोबेल। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं एक महान मनोवैज्ञानिक की बात करता हूँ, रूसो। दार्शनिक भी थे। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुए थे, दार्शनिक वाले कुछ विचार इसमें मनोविज्ञान में आ गए। पहले मनोविज्ञान किसका भाग था? दर्शन शास्त्र का भाग था। अब बात करता हूं कि जो शिक्षा में, हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ने का या मनोवैज्ञानिक आंदोलनों के प्रणेता कौन है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन लाना, मनोवैज्ञानिकता का संचार करना, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट जोड़ना, इसके प्रणेता कौन है? शिक्षा में मनोविज्ञान का आंदोलन का जनक कौन को माना जाता है? रूसो को माना जाता है। रूसो की एक बुक है, एमिल बोल दीजिए या फिर इमाइल बोल दीजिए, ये है स्पेलिंग। अब इसको आप कोई पढ़िए, एमिल पढ़िए, एमाइल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, इमाइल पढ़िए, जो आपका मन करे वो। और रूसो कौन थे? रूसो थे प्रकृतिवादी विचारक। प्रकृतिवादी रूसो कैसे थे? प्रकृतिवादी विचारक। रूसो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। रूसो की बुक है एमिल या फिर एमाइल, कुछ ही बोल दीजिए, इसकी इंग्लिश स्पेलिंग ध्यान रख लीजिएगा। और रूसो प्रकृतिवादी। सबसे पहले बात करें मैं प्रकृतिवाद के बारे में। प्रकृतिवाद का मतलब होता है नेचुरल, नेचर से कुछ सीखी जाती है। जैसे बच्चे, इस रूसो ने बात की है कि जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के जो आंख है, उसके जो नाक है, उसके जो हाथ पैर हैं, वो बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। कैसे? आंख हमें देखना सिखाती है, नाक हमें सूंघना सिखाती है, हाथ पैर हमें चलना फिरना काम करना सिखाते हैं। तो ये बच्चे के प्रथम गुरु हैं। और रूसो शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक आंदोलन हुए थे, उनके जनक रूसो को माना जाता है। और रूसो की बुक कौन सी थी? एमिल या फिर एमाइल, इसकी स्पेलिंग है। और रूसो कैसे मनोवैज्ञानिक थे? रूसो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट मंथ। चलिए रफ करते हैं उसको।
शेष अवस्था की बातें चल रही हैं, कुछ परिभाषाएं चल रही थी, परिभाषा में इफेक्ट भी हो रहे हैं। जब मैं इसके शेष अवस्था की विशेषताएं बताऊंगा ना, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ, जो इतने मतलब टाइम से चल रहा था ना, ये परिभाषाएं इन फैक्ट्स को क्लियर करती है। जो परिभाषाएं तो फैक्ट बनती है, परिभाषा में अलग अलग बात निकल के आ रही है, वही बात फिर आगे चलकर क्या बन गई, फैक्ट बन गई। क्लियर, आगे चलते हैं। अब मैं एक अच्छी और परिभाषा का निर्माण करता हूं, मतलब बताता हूं आपको डायड्रेम की। डायड्रेम की बात क्या है? डायड्रेम ने बात दी, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। पहले मनुष्य आदतों का निर्माण करता है और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। किसने बोली बात? डायड्रेम। कि मान लीजिए पहले हमने कोई आदत बनाई, सपोज कीजिए पहले हमने कोई आदत बनाई, मान लीजिए हमने सुबह आदत बना ली कि हमें डेली सुबह 6 बजे उठना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें डेली 6 बजे उठना है। हमने आदत बना ली, बाद में जो वो आदत है 6 बजे उठने की, उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज करने की, वो हमें बनाएगी। जैसे कि 6 बजे उठे, अब वही काम अगर मान लीजिए उठ के 8 बजे उठते तो हम 8 बजे उठ के वो काम करते, जल्दी जल्दी होता, और वही काम 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना। अब वो तो पहले हमने आदतों को बनाया, फिर आदतों ने हमारा विकास किया। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हेडिंग लगाइए, फिर एक चीज और लिख लीजिए, आप एक परिभाषा और लिख लीजिए। गैसेल की परिभाषा हुआ है कि गैसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैसेल या गैसेल कुछ भी बोल दीजिए। गैसेल क्या बोलते हैं कि जो शुरुआती जो 6 वर्ष है ना, कोई भी बालक शुरुआत के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के समान सीख लेता है। कोई भी बच्चा या कोई भी बालक शुरुआत के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के समान सीख लेता है। यही कोई बालक है, वो बालक जितना शुरुआती 6 वर्षों में सीखता है, बचपन से जन्म से लेकर के 6 वर्षों में जितना ज्ञान ग्रहण करता है, उसके बाद यदि 12 सालों में भी ज्ञान ग्रहण करेगा ना, वो भी इससे ज्यादा होगा। समझ में आया? यानी शुरुआती 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ये मुख्य परिभाषा अपने क्लियर हो चुकी है। और परिभाषाएं नहीं, मेरा मेन उद्देश्य में परिभाषाएं बताना नहीं था, मेरा मेन टारगेट था कि मैं आपको शेष अवस्था के बारे में बताऊं, शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में, फैक्ट के बारे में बताऊं। अब आप हेडिंग लगाइए, शेषवावस्था की विशेषताएं। शेषवावस्था की विशेषताएं। चलिए अब बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। पहले हमने बात की इनकी परिभाषाओं के बारे में, अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है कि एक पॉइंट की खूब सारी विशेषता होती है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, जो बालक होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है। और अगर और ज्यादा डीप बात करूं तो जो शुरुआती जो 2 वर्ष होते हैं ना, उनमें तो इसकी गति सर्वाधिक होती है। एक जो बच्चा है, उस बालक की, उस बच्चे की शुरुआत में शारीरिक और मानसिक विकास है वो तेज होता है। शेष अवस्था में किसी भी बालक का शारीरिक विकास और उसका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत तेज होता है। कैसे कि छोटा बच्चा जब होता है वो, मतलब देखिए, पहले घुटनों के बल चलना सीख जाता है, मतलब पहले बैठना सीखता है। शुरुआत में छोटा बच्चा लेटा हुआ है, फिर करवट लेके औंधा लेटता है, वापस सीधा करते हैं, वापस उल्टा हो जाता है, फिर धीरे धीरे बैठने लगता है, सहारे से बैठेगा, किसी तकिए का सहारा दीजिए, बैठा रहेगा, फिर बिना सहारे के बैठता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर थोड़ा उठने की कोशिश करता है, फिर बाद दौड़ने लगता है। देखिए कितना फास्ट सीखा इसने। शारीरिक विकास कितना फास्ट हुआ। मानसिक विकास, शुरुआत में बच्चे के टेबुलर ऐसा कोरे कागज की तरह था, उसे कुछ नहीं पता था कि बच्चे के पास क्या है, कोई भी चीज़ नहीं पता थी। अब बाद में जब बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता चला गया, उसका माइंड शार्प होता गया और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उसकी आती गई। तो बच्चे का मानसिक विकास, आपने बचपन में याद की हुई चीज़ें अब भी आपकी याद है, जबकि आपने कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, वो आप भूल गए। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था वो आपको 100% नहीं याद है, लेकिन बचपन में आपने जो ABCD याद की थी वो आपके आज भी याद है। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेज होता है। किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं अपन? शेष अवस्था की। और शुरुआती जो 2 वर्ष है ना, उसमें सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होता है और सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, कब होती है?
शारीरिक विकास की या मानसिक विकास की शुरुआती 2 वर्ष। अब उसके बाद आता है 2 नंबर, जो बालक है उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी होता है। जब मैं आपको पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगा ना, तब या व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल्स बताऊंगा कि जो कार्ल युंग थे, युंग बोल दीजिए, इन्हीं को जुंग बोलते हैं, इन्हीं को युंग बोलते हैं। कार्ल युंग ने बात की 2 प्रकार के व्यक्तित्व की, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो बच्चे का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब होता है बच्चा खुद के अंदर ही खुद सब खुश रहता है, खिलौनों से खेल रहा है, अपने अंदर ही मस्त रहेगा, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक खिलौना मिल गया, बस उसके साथ खेलता रहेगा, खुद के साथ अलग अलग एक्टिविटी करता रहेगा, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मम्मी क्या कर रही है, भाड़ में जाओ, मम्मी उसकी जब जरूरत होगी ना दूध पीने की तभी मम्मी के पास जाएगा, नहीं मम्मी कहीं जाओ, पापा कहीं जाओ, उसे कोई मतलब नहीं है। वो खुद के साथ खुश रहेगा, खुद खिलौनों से खेल रहा है, बैठे बैठे किसी चीज़ के साथ लग गया, कोई हाथ में पकड़ा दिया, मुझसे खुद लग गया, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। और जो स्वयं में मस्त रहता है ना, वो कौन सा होता है? अंतर्मुखी। जो बाह्य चीज़ों से होता है वो बहिर्मुखी, और जो अंतर्मुखी जो खुद से खुश रहता है। तो बच्चे का व्यक्तित्व विशेष अवस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? किस प्रकार होता है? अंतर्मुखी होता है। किसके अनुसार? युंग या जुंग के अनुसार। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करता हूं आपको कि इसमें सीखने का सहायक तत्व क्या होता है, सीखने का सहायक माध्यम क्या होता है। एक बात करता हूं मैं सहायक तत्व की, सहायक तत्व, और एक बात करता हूं मैं सहायक माध्यम की। सीखने का सहायक तत्व और सहायक माध्यम की, कि बालक इसी उम्र की शेष अवस्था की बात कर रहा हूं, इसमें सीखने का सहायक तत्व क्या होता है, सीखने का सहायक माध्यम क्या होता है। सीखने का पॉइंट हो गया ना, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया। अभी समझो, सीखने का जो सहायक तत्व है ना वो होता है अनुकरण, और सीखने का सहायक माध्यम क्या होता है? ज्ञानेंद्रियां। सीखने का सहायक तत्व होगा, सीखने का सहायक माध्यम हो गया। सीखने का सहायक तत्व कौन सा है? अनुकरण, और सीखने का सहायक माध्यम कौन सा है? ज्ञानेंद्रियां। पहले बताता हूं आपको कि शेष अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और शुरुआती 2 वर्षों में तो बहुत ही ज्यादा तेज गति से होता है। उसके बाद इसमें बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, किसके अनुसार? कार्ल युंग या जुंग के अनुसार। इसमें सीखने का सहायक तत्व होता है अनुकरण, और सीखने का सहायक माध्यम होता है ज्ञानेंद्रियां। अब देखिए सीखने का सहायक तत्व अनुकरण कैसे है। अनुकरण का मतलब देखिए, अनुकरण का मतलब आपके पीछे पीछे बोलना। बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है उसको शुरुआत में गोद मिलते कुछ भी करते हैं, तो आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, बच्चा आपको देख के वैसा ही करने की कोशिश करेगा। आप किसी चीज़ को पकड़ लीजिए, बच्चा उसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। आप उसे, बच्चा ऐसे करते हैं ना कि मतलब कुछ ऐसे पापा पापा, तो बच्चा अपने पीछे बोलता है, बच्चा अपने पीछे बोलता है, जैसा हम बोलते हैं बच्चा वैसा ही बोलता है। बच्चे के साथ आप कुछ भी लग जाइए, आप हाँ हूँ करने लग जाइए, आप किसी भी बात का बच्चे का रेस्पॉन्स देने लग जाइए, बच्चा बार बार बुलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, वो अनुकरण कर। और उसे एक बात हम, बच्चा जानबूझ के परेशान करता है, उसे इसी से मजा आता है क्या सामने वाले को मैं मतलब पूछ रहा हूँ बार बार, उसे पता होता है इसके बारे में। तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, बार बार अपने पीछे चीजें या काम को रिपीट करेगा, करेगा तो वो बच्चा सीख जाएगा। तो सीखने का सहायक तत्व कौन सा हो गया? अनुकरण। अब माध्यम की बात करता हूँ कि अनुकरण करता किसके माध्यम से है? या तो आंख के द्वारा। आंख से हमें देखता है कि मैं मान लो ऐसे जा रहा हूँ तो बच्चा देखेगा मुझे, मैं ऐसे कर रहा हूं तो बच्चा मुझे देखेगा, तो बच्चा भी ऐसे करने की कोशिश करेगा। हाँ, कुछ बातें गलत करेगा, कुछ सही करेगा। मैं मान लो हाथ को ऐसे ला रहा हूं तो बच्चा कोशिश करेगा ऐसे लाने की, लेकिन पूरा इस तरीके से ला सकता है वो कोई जरूरी नहीं। तो किसके माध्यम से? वो माध्यम हो गया ज्ञानेंद्रिय, अपने ज्ञान, आंख हो गया, कान हो गया, कानों सुनते हैं तो उसके माध्यम से बच्चा सुन करके हमारे पीछे पीछे बोलेगा। होठ हो गया, मुंह हो गया, मुंह से बोलते हैं तो उसके माध्यम से बच्चा क्या करेगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसके क्या करेगा? हमारे अनुकरण करेगा। तो सीखने का सहायक तत्व कौन सा होता है इसमें? शेष अवस्था में अनुकरण, जबकि सीखने का माध्यम कौन सा होता है? सहायक माध्यम ज्ञानेंद्रिय। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? थम्स अप कीजिए, आगे चलते हैं अगली बात पर। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से हो गया, व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो गया, सहायक तत्व अनुकरण हो गया, और सहायक माध्यम कौन सा हो गया? ज्ञानेंद्रिय हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस अवस्था में जो शिशु होता है ना, शिशु, इस अवस्था में शिशु में मूल प्रवृत्ति और संवेगों का विकास होता है। इस अवस्था में शिशु में मूल प्रवृत्ति और संवेगों का विकास
हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों संवेग, मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती है? देखो मूल प्रवृत्तियां क्या चीज होती है और संवेग क्या चीज होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां कि हमारा ऐसा नेचर जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमसे वो काम होता जरूर है लेकिन उसके बारे में उस पर कंट्रोल हमारा नहीं होता। जैसे अपनी पलक झपकाते, एक बार एग्जांपल लेता हूँ, हालांकि मूल प्रवृत्ति की बात जब अपन पढ़ेंगे, मूल प्रवृत्तियों से होने वाले संवेगों में परिवर्तन, जब वो संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे ना, उसे बताऊंगा मूल प्रवृत्ति संवेग। मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, वैसे 14 प्रकार के संवेग हैं, ठीक है ना। वो संवेगात्मक विकास से पढ़ेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए मूल प्रवृत्ति और संवेग की बात करता हूँ कि मान लीजिए मैं पलक झपका रहा हूँ, आपकी पलक जब आप बोल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अभी आपकी पलक झपक रही है, क्या आपको पता है? आप सोच के झपका रहे हो क्या कि हाँ मैं देखो पलक झपका, हाँ मुझे अब झपकानी, अब नहीं झपकानी, नहीं, कुछ नहीं सोच रहे हो। आप श्वास ले रहे हो, आप श्वास ले रहे हो, क्या आपको सोच रहे हो कि हाँ मैं श्वास अब अंदर ले रहा हूँ अब बाहर ले रहा हूँ? नहीं, ऑटोमेटिक। तो वैसे ही ये जो मूल परिवर्तियां होती हैं ये हमारे अंदर जन्मजात होती है, ऑटोमेटिक होती है। जैसे भय, डर, डर आपके अंदर जन्मजात होता है। छोटा, अब आप सोचो छोटे बच्चे में डर क्या होता है? चुटकी बजाई उसके सामने आंखें झपकाएगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा हल्का डर रहा है बच्चा। खुशी, बच्चे का थोड़ा सा सहलाइए प्यार से, उसके चेहरे पे अलग स्माइल आ जाती है। दो लेडीज खड़ी हैं, एक बच्चे को, उसको बच्चा नहीं जानता, उसके पास बच्चा ऐसे महसूस करेगा, और जैसे ही उसकी माँ आ जाती है उसके पास, बच्चा बिल्कुल खुश हो जाएगा कि हाँ अब मैं सेफ हो गया। क्लियर? तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ संवेग होते हैं। अब जब उसकी माँ आई, उसकी माँ को देखकर उसके चेहरे में खुशी हुई, यानी संवेग विकसित हुआ, तो मूल प्रवृत्ति उसको देख करके उसको खुशी मिली ना, वो होता है। तो वो क्या होता है? उसी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग होता है। उनका विकास किस में? शिशु में मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या हो जाता है? विकास कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया तो थोड़ा प्रथम सब कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात है, हम इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे। ये मूल प्रवृत्ति देने वाले कौन थे? मूल प्रवृत्ति देने वाले थे मैकडूगल। बताया मैंने आपको 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, 14 प्रकार के संवेग बताए थे। वो जब आप संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे तब बता देंगे। मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। अब एक पॉइंट और बताता हूं, मैं यही बताता हूं, यही बताता हूं 6 नंबर। इस अवस्था में बालक में नार्सिज्म की भावना आती है। नार्सिज्म या सेल्फ लव, आत्म प्रेम बोल सकते हैं इसको, नार्सिज्म बोल सकते हैं, सेल्फ लव बोल सकते हैं, आत्म प्रेम बोल सकते हैं। और ये बात कौन करता है? ये बात करता है सिगमंड फ्राइड, मेरे सबसे फेवरेट मनोवैज्ञानिक। वो कहते हैं ना कि बाकी सब तो ऐसे हो गए, मनोवैज्ञानिक तो कह रहा सिगमंड फ्राइड ही है, जिसने छोटे बालक में, देखिए सिगमंड फ्राइड, अभी मैं इसको समझाऊंगा, अगर कुछ को अटपटा लगता है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सिगमंड फ्राइड को खुल के बताऊंगा। यानी सिगमंड फ्राइड की नार्सिज्म की बात हो गई, तो जो बालक होता है वो नार्सिज्म की भावना उसमें आ जाती है। नार्सिज्म मतलब सेल्फ लव, आत्म प्रेम। कैसे? सिगमंड फ्राइड एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक था, देखिए मेरी बात सुनिएगा पहले। सिगमंड फ्राइड एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने छोटे बालक में, जो बालक 2-3 वर्ष का भी नहीं है, उसमें उसने काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल, उसने उसके बारे में बातें की कि उस बच्चे का सेक्सुअल नेचर होता है, वो अपना सेक्स को सेटिस्फाई करता है, वो अपने काम वासना को शांत करता है छोटे बच्चे। कैसे? मुंह के माध्यम से। छोटे बच्चे को आप कोई भी चीज दे दीजिए, उसको मुंह में लेगा बाहर। क्यों? क्योंकि उससे उसको उसकी काम वासना शांत हो रही है। जब बच्चा माँ का स्तनपान करता है, जब बच्चा माँ का दूध पीता है, तो दूध पीने के बाद भी वो स्तन को नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की काम वासना शांत हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा। आप सोच रहे हो कि सर बावड़े हो गए, ऐसे बच्चा थोड़ी सी जानता है, जानता नहीं, वो इन चीज़ों को जानता नहीं है कि चीज़ें होती क्या हैं, बस उसको इसी जो संतुष्टि मिल रही है, उसको सेल्फ लव, मतलब नार्सिज्म की भावना कहते हैं, बताऊंगा, उसको संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उससे बच्चा क्या होता है, उससे बच्चे को जैसे सुकून मिलता है ना, तो वो बच्चा वो काम बार बार करने की कोशिश करता है। बच्चों आप कोई भी चीज़ दीजिए, उसको मुंह मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत में अपनी काम वासना उसी तरीके से शांत करता है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा सिगमंड फ्राइड, जब उसमें मनोलैंगिक विकास, तब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे के अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग अवस्था में अलग अलग विकास प्रकार का होता है, कभी किससे साथ दे रहे हैं। अब नार्सिज्म, सेल्फ लव, बच्चा खुद से प्रेम करता है। वही अभी बताया था ना कि जो अनुकरण कर दिया, फिर अंतर्मुखी वाला नार्सिज्म, बच्चे को किसी से कोई मतलब नहीं होता, बच्चा खुद से प्यार करता है, खुद के साथ खुश रहता है। बच्चा खुद से ही प्यार करता है, खुद के साथ खुश रहता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे को अपनी चीज़ें मिल जाती हैं, वो उनके साथ मस्त है। माँ के पास तभी जाएगा जब उसे दूध चाहिएगा,
पिता के पास तभी जाएगा जाएगा तब उसे कुछ चीज़ चाहिए या फिर कोई मतलब कुछ बात होगी वहाँ पे तभी जाएगा, लेकिन उसके अलावा बच्चा खुद में खुद मस्त रहेगा। आप छोटे बच्चे को देखिए, वो आपको आपसे तो कोई मतलब नहीं है, आप आ रहे हो जा रहे हो कुछ कर रहे हो नहीं, वो अपनी मस्ती में खेल रहा है ना, तो वो खेलता ही रहेगा जब तक खेलेगा तब तक कि उसे किसी अन्य चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। तो ये भावना कौन सी थी? नार्सिज्म, सेल्फ लव, आत्म प्रेम, और इसको इसके देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो छोटे बच्चे में नार्सिज्म की भावना पाई जाती है व्यक्ति के विशेष अवस्था में। शारीरिक मानसिक विकास तेज होता है, अंतर्मुखी होता है बालक, और उसके बाद सीखने का सहायक तत्व अनुकरण, सीखने का सहायक माध्यम ज्ञानेंद्रिया, शिशु में मूल प्रवृत्तियां और संवेगों का विकास शुरू हो जाता है, और बच्चे में नार्सिज्म या फिर सेल्फ लव या फिर आत्म प्रेम की भावना आ जाती है। और ये बात करने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड। आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी वो पॉइंट और लिख लीजिए कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जितने 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर शायद 7 नंबर होगा, कि जो अभी नंबर के ध्यान में दीजिए, आप जो भी होगा लिख लीजिए अपने हिसाब से। अब जो सिगमंड फ्राइड ने एक बात और कही थी कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उस बालक में शेष अवस्था में क्या होती है? काम प्रवृत्ति। यहां जाकर के सिगमंड फ्राइड का विरोध हुआ था कि यार आप एक छोटे बच्चे को, 2 साल का बच्चा वो को नहीं जानता, उसके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो। बिल्कुल हकीकत बात है, बच्चे में काम प्रवृत्ति होती है, काम वासना उसमें होती है। तो बच्चे में काम प्रवृत्ति होती है, और ये काम प्रवृत्ति को उत्तरदायी कौन सी ग्रंथि होती है? काम प्रवृत्ति के लिए लिबिडो ग्रंथि उत्तरदायी होती है। कौन सी ग्रंथि? लिबिडो ग्रंथि काम प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। किसने बात की थी? सिगमंड फ्राइड ने। यानी सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक में शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, और कौन सी ग्रंथि कारण होती है? लिबिडो ग्रंथि। जब मैं आपको मनोलैंगिक विकास पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा क्या बात हुई थी, वास्तव में सिगमंड फ्राइड ने क्या बात की थी। क्लियर? आगे चलते हैं। ये काम प्रवृत्ति हो गया, और उसमें अब देखिए जो बालक की काम प्रवृत्ति होती है, यानी अब इसमें बालक किसी भी प्रेम करेगा, किसी भी चीज से प्रेम करेगा, तो वो किसके ऊपर आधारित होगा? वो प्रेम काम प्रवृत्ति पर आधारित होगा। यानी कि इस अवस्था में बालक किसी से भी प्रेम करता है तो वो प्रेम किस पर आधारित होता है? वो प्रेम काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट देखो। अब मैं आपको एक फैक्ट पूछता हूं कि मान लीजिए आप एक टीचर है, मान लीजिए आप एक टीचर है, बनने वाले हुई अभी मान लीजिए आप एक टीचर है, आप एक अध्यापक है। तो आप एक अध्यापक है, तो आप बच्चे को शेष अवस्था में कौन सी विधि से आप पढ़ाना पसंद करेंगे? बच्चे को आप शेष अवस्था में कौन सी विधि से पढ़ाना शुरू करेंगे? मैं आपको कुछ नाम देता हूं। एक आपको देता हूं खेल विधि, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। खेल विधि, दूसरी कहानी विधि, एक होगी खेल विधि, दूसरी होगी कहानी विधि, और तीसरी होगी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन। इन 3 में से बताइए कि आप एक टीचर हैं और आपको एक बच्चे को शेष अवस्था में पढ़ाना है, आप कौन सी विधि का प्रयोग करें? बताइए। आप एक टीचर है, टीचर को आपको बच्चे को तीन विधियों में से किसी एक विधि से पढ़ाना है, बताइए कौन से पढ़ाओगे? खेल विधि से पढ़ाओगे, या फिर कहानी विधि से पढ़ाओगे, या फिर किंडरगार्टन से पढ़ाओगे? देखिए मैं बताता हूँ, तीनों ही विधियां सही है। बच्चे को आप खेल के माध्यम से शिक्षा दे सकते हो। बच्चे को आपने खेल में पढ़ने माध्यम पढ़ने सिखा दिया। आपने बच्चों के 26 बच्चों को लिए एक साथ और आपने कहा कि तेरा ए है, बी है, सी है, बोला दिया। अब आप लोग अपने बोलते चलो। अब पहला बच्चा ए बोलेगा कि तेरा नाम क्या है, बोले ए, तो फिर सब बोलेंगे ए बी सी डी। अब एक खेल हो गया बच्चों के लिए, और खेल के माध्यम से बच्चा सीख गया। कहानी विधि, स्टोरी के माध्यम से कि एक बार एक खरगोश था, वो दौड़ लगाता था। अब बच्चे को पता चल गया कि खरगोश क्या लगाता है, दौड़ लगाता है, छोटा सा होता है। फिर एक बार एक कछुआ था, वैसे रेंग करके चलता था। तो बच्चे को कहानी के माध्यम से समझ में आ गई चीजें। तो खेल विधि, कहानी विधि, और तीसरे किंडरगार्टन कि बच्चों को बगीचे के समान समझा जाए। यानी बच्चे मतलब बगीचे में उगे हुए फूलों के समान है। और एक शिक्षक होता है ना, किंडरगार्टन फॉर्मल दिए, जो किंडरगार्टन क्या कि शिक्षक होता है, उनका माली के समान है, उसे उन फूलों की देखभाल करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये विधि, खेल विधि। और खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? कोल्डवेल क्रुक। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? कोल्डवेल क्रुक। किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन थे?
फ्रोबेल। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? कोल्डवेल, क्रुक। और किंडर विधि के प्रतिपादक कौन थे? अपने फ्रोबेल। और एक कौन सी बची? कहानी विधि। कहानी विधि के थे प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु। यानी आप एक शिक्षक होने के नाते सबसे ज्यादा आपके लिए कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है? खेल विधि। किसने दी थी? कोल्डवेल, क्रुक के माध्यम से आप बच्चे को खेल खेल के माध्यम से कुछ चीजें सिखा सकते हो। कहानी विधि प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दी गई है, और किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। इन तीनों विधियों को समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल डिटेल से, अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिया है। तो शेष अवस्थाएं कुछ विशेषताएं अपन ने आज कर लिए, बाकी की विशेषताएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपनी क्लास का टाइम हो गया ना, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी की विशेषताएं करेंगे। यहाँ तक की चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि ये चीजें नहीं समझ में आई, अगर आगे कैसे लिखी। आप कमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी बात आपकी है, कमेंट करके मुझे बताया करोगे आपको कैसे लगती है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर उससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप पहले लाइक कीजिए क्लास को, अभी लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और शेयर करके उन्हें बताइए कि अभी शिक्षा मानव विज्ञान की क्लास चल रही है और लगातार रूप से अपनी चलती रहेगी। और उसके बाद यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके पास एक बेल आइकन आता है, उसके पे क्लिक करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि जैसे आपको क्लास आएगी आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।